गया है प्रहार का, और प्रहार आप सीधा देख रहे हैं लाल किले से, जहां उमर ने साजिश रची थी और यहीं पर आकर विस्फोट किया था। 10 नवंबर की शाम को आखिर उमर ने कैसे इस साजिश को अंजाम दिया, चांदनी चौक के आसपास के इस इलाके में उमर ने क्या क्या किया और कैसे 22 मिनट का रास्ता इस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उमर ने तय किया, ये एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की सभी निचली अदालत में बम की धमकी मिली है और इसके बाद सभी अदालतों में दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट कर रही हैं, लिहाजा इस धमकी भरे फोन को पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में कश्मीर से गिरफ्तार दानिश की आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। उसके पहले ये धमकी भरे जो फोन कॉल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ उमर का जो वीडियो है वो सामने आ गया है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। और अब जानकारी ये है कि थ्रेट कॉल है, दिल्ली की सभी निचली अदालतों में बम की जो धमकी है वो दी गई है। अतुल भाटिया इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अतुल, बताइए इस थ्रेट कॉल के बारे में, कितनी गंभीर थ्रेट कॉल है और क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली की सभी निचली अदालतों को ये थ्रेट कॉल आई थी, मेल जो है वो मिला है और मैं अभी आपको पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हूँ। दानिश की यहाँ पर पेशी होनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रेपिटेशन फोर्स आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। अंदर जो है वो डॉग स्क्वाड के साथ दिल्ली पुलिस पूरी जो प्रीमिसेस है पटियाला हाउस कोर्ट का उसको सर्च कर रही है और बाहर आप देख सकते हैं दानिश की पेशी से पहले यहाँ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देखेंगे दंगा नियंत्रण जो यूनिट है वो भी यहाँ पर है। तो पूरी सिक्योरिटी थ्री, चाहे वो दिल्ली की साकेत कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, 30 यारी कोर्ट हो, रोहिणी कोर्ट हो, सबके अंदर ये थ्रेट मेल आया है कि बम से यहाँ पर धमाके होंगे। उसके बाद पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो सभी अदालतों के अंदर चलाया गया। साकेत कोर्ट जो है उसको लंच तक के लिए पूरा पोस्टपोन कर दिया गया है। लंच के बाद जो है अदालतों के द्वारा कार्रवाई शुरू होगी। ये मैसेज जो साकेत बार एसोसिएशन है उनके सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट हो जहां पर दानिश की पेशी होनी है, इसके अलावा दिल्ली की सभी निचली अदालतें, वहां पर इस तरीके के कॉलेज, इसके बाद पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी ऐसी चीज जो है वो यहाँ पर किसी भी अदालत में नहीं मिली है। लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पर यहाँ पर सभी जितनी भी अदालतें हैं उनमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे हमने अंदर के भी विजुअल भेजे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे डॉग स्क्वाड और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो एक एक डस्टबिन, एक एक कोर्ट उसके अंदर चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो साकेत कोर्ट है उसको लंच तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लंच के बाद वहां पर दोबारा अदालती कार्रवाई शुरू होगी। तो फिलहाल चाहे वो 30 यारी कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, चाहे वो द्वारका कोर्ट हो, सभी पर ये जो मेल के जरिए थ्रेट कॉल आई थी, जिसके बाद सभी अदालतों के अंदर इसी तरीके की चेकिंग चल रही है। बिल्कुल ठीक है अतुल, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको देखकर समझ में भी आ रहा है कि ये थ्रेट कॉल गंभीर भी है और जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई उसके बाद एक एक कॉल को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और जो छानबीन है वो की जा रही है। लगातार जो सघन तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है निचली अदालतों में, ताकि मंसूबे अगर कोई काले लेकर आ रहा है तो वो मंसूबे कामयाब ना हो पाए। अतुल, इस कॉल के बाद किस तरीके के प्रिकॉशंस सभी लिए गए हैं, क्या क्या इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है, निचली अदालतों पर सुरक्षा का कितना पहरा इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, आज क्योंकि जो एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की है दानिश, उसको कल कश्मीर से दिल्ली लेकर पहुंची थी, दिल्ली हेडक्वार्टर एनआईए की टीम लेकर पहुंची थी और आज उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। कोर्ट के अंदर हमने देखा कि एक एक जो कोर्ट रूम है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो डस्टबिन है, उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड जो है वो साथ में है और मैं अंदर की तस्वीरें आपको पटियाला हाउस कोर्ट की दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और अंदर पूरा एक सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। तो पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि दानिश की पेशी है उससे पहले इस तरीके का मेल आता है जिसके अंदर ये थ्रेट कॉल आती है कि जो निचली अदालतें हैं, चाहे वो रोहिणी हो, साकेत हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो और चाहे वो 30 यारी कोर्ट हो, इनके अंदर ये थ्रेट कॉल थी। इनको जो है चेक किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं वो इसको क्लियर कर देंगे कि आखिर किस तरीके से क्या कुछ किसी कोर्ट के अंदर मिला है। लेकिन एहतियातन साकेत कोर्ट को हमने देखा पूरे तरीके से वहां पर कामकाज ठप हो गया है। सारे वकील जो है वो अदालतों से बाहर आ चुके हैं और वहां के जो सेक्रेटरी हैं साकेत बार एसोसिएशन के, उन्होंने जानकारी दी है कि अब लंच के बाद ही जो अदालत की कार्रवाई है
वो शुरू होगी। तब तक जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं, वो सभी कोर्ट्स की चेकिंग कर रही हैं। तो सभी अदालतों, क्योंकि दानिश की आज पेशी है, दूसरी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले के अंदर की थी, जो दिल्ली के लाल किला जहां पर आप मौजूद है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसकी आज कोर्ट में पेशी है। तो लंच के बाद ये माना जा रहा है कि दानिश को लेकर एनआईए की टीम पहुंचेगी। और उससे पहले, क्योंकि हमने जब आमिर को कोर्ट में पेश किया गया था, तब भी हमने देखा था कि पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। और अब जब दानिश की पेशी होनी है, उससे पहले ये बॉम्ब थ्रेट कॉल आती है, मेल आती है, और उसके बाद जो जितनी भी अदालतें हैं उसके अंदर चेकिंग चल रही है, खासतौर से पटियाला हाउस कोर्ट, जिसके अंदर डॉग स्क्वाड और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर कोर्ट को चेक किया जा रहा है, हर पार्क को चेक किया जा रहा है, हर जो डस्टबिन है उस तक की चेकिंग जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान डॉग स्क्वाड के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब एक बार फिर से वो अनाउंसमेंट इस वक्त दिल्ली में सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि जो लावारिस वस्तु है उसको छूना नहीं है, लावारिस बैग को छूना नहीं है, क्योंकि इसमें बम हो सकता है। ये सारी बातें हैं जो एहतियातन अब दिल्ली में अपनाई जा रही हैं। जिस तरीके से उमर ने साजिश को अंजाम दिया, जिस तरीके से यहाँ इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और इसी रेड लाइट को, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी रेड लाइट को उमर ने चुना। इसी रेड लाइट पर उमर अपनी i20 कार लेकर पहुंचा था और यहीं पर जोरदार धमाका हो जाता है और उस जोरदार धमाके में कई मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। अभी एक एक करके आतंकियों की धरपकड़ जारी है, एक एक करके इन आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, इनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, इनकी पूरी ट्रेल जो है उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे ये जरूर पता लगाया जाए और इसके लिए अब तमाम जो एंगल्स हैं उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। अब आपको ये मैं बता देती हूँ कि जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, जिस लाल किले पर मैं मौजूद हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए उमर ने कौन सा रूट लिया था। 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से निकलने के बाद इस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उमर को 20 से 22 मिनट का वक्त क्यों लगा था, वो लंबा रूट तय करके यहाँ क्यों आया था और कौन कौन से एरिया को देखने के बाद उमर यहाँ इस जगह पर आया और स्पॉट हो गया। आपको दिखाते हैं उमर ने कौन सा रूट लिया और उसकी जो साजिश थी वो कितनी खतरनाक थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के उस पार्किंग में जहां उमर नाम का वो शख्स जिसने फिदायीन हमले को अंजाम दिया i20 कार के साथ तकरीबन 3 घंटे इसी पार्किंग में खड़ा रहा। इस पार्किंग से निकलकर कैसे रेड लाइट तक पहुंचा और वहां फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वो रूट आपको दिखाऊंगी जहां से होकर उमर गुजरा है। पहले इस पार्किंग को अगर आप देखेंगे तो पार्किंग में जाने के लिए या पार्किंग में आने के लिए आपको यहाँ पर्ची कटवानी पड़ती है, आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, इस बैरिकेड से होकर गुजरना पड़ता है और फिर अंदर आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है। और अमूमन यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती हैं क्योंकि न सिर्फ लाल किला आने जाने वाले लोग बल्कि आसपास चांदनी चौक आने वाले जो लोग हैं वो भी इस पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पार्किंग से जब उमर बाहर निकला 3:18 पर वो इस पार्किंग में आया और तकरीबन 6:22 के आसपास उमर ने अपनी i20 कार को स्टार्ट किया और इस पार्किंग से निकलकर वो कहां गया, कैसे कैसे रेड लाइट पर पहुंचा लाल किले वाली, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। अब इस रोड से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर मेरे ठीक राइट में आप ये सुनहरी मस्जिद देख सकते हैं। इस सुनहरी मस्जिद का ये के सामने वाली ये रेड लाइट ये पार्किंग है जहां पर उमर ने i20 गाड़ी लगाई थी और i20 गाड़ी में तकरीबन 3 घंटे तक उसने इंतजार किया था और 3 घंटे के इंतजार के बाद उमर इसी रोड से होकर, जिस रोड पर इस वक्त मैं अभी चल रही हूं, इसी रोड से होकर वो उस इलाके में पहुंचा था, उस स्पॉट पर पहुंचा था जहां उसने धमाका किया था और उस धमाके की वजह से 12 मासूम जिंदगियां तबाह हो गई थी। अब ये फिदायीन हमला था, ये लगभग तय हो चुका है क्योंकि उमर ने खुद ये बता दिया है या उमर की जो वीडियो आज सामने आई है उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितनी जिहादी मानसिकता के साथ उमर काम कर रहा था या उसे कहां से ऑर्डर मिल रहे थे और उसके कौन कौन साथी थे। अब ये रोड जब आगे बढ़ती है, मेरे कैमरा सहयोगी प्रवीण आपको दिखाएंगे कि ये रोड जब आगे बढ़ती है तो इस रोड पर 2 रास्ते हमें नजर आ रहे हैं। हम उस रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूट से होकर उमर गया था। तो 2 रास्ते मुझे यहाँ समझ में आते हैं। एक रास्ता है जो ठीक मेरे राइट में होकर गुजर रहा है, जो उस वक्त आप देख रहे हैं। ये राइट वाला रास्ता अगर उमर ने फॉलो किया होता तो उस रेड लाइट पर पहुंचने के लिए उसे 22 से 25 मिनट नहीं लगते।
उमर ने राइट वाला रास्ता ना फॉलो करके इस लेफ्ट वाले रास्ते से अपनी गाड़ी को निकाला और फिर रिंग रोड होते हुए हनुमान मंदिर के सामने से होते हुए लाल किले के पास पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा जो कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 का इलाका है। और उसी रेड लाइट पर धमाका हो जाता है और धमाका कितना जबरदस्त था या धमाका कितना भयानक था ये आपने देखा था। तो 10 तारीख को क्या क्या हुआ, 10 तारीख को शाम 6:22 पर अपनी गाड़ी को यहां से निकालने के बाद उमर ने 22 मिनट का रास्ता कहां से तय किया, ये आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूं। लाल किले की पार्किंग से निकलकर तकरीबन 300 मीटर का रास्ता तय करने के बाद उमर की गाड़ी यहां इस स्पॉट पर आई होगी। इस स्पॉट की अगर बात करूं तो ये वो रेड लाइट है जहां से एक रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है। ये रास्ता यहां से अगर आप राइट लेंगे तो ये रास्ता राजघाट के लिए चला जाता है और अगर इस रेड लाइट से आप सीधा जाएंगे तो आप गीता कॉलोनी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो रास्ता उमर ने लिया वो रास्ता है इस रेड लाइट से लेफ्ट वाला रास्ता, यानी इस रास्ते से उमर ने रिंग रोड को पकड़ा और फिर हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले के ठीक सामने जा पहुंचा। उस इलाके को चुना उमर ने जिस इलाके में शाम के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है और उसी इलाके में i20 कार में ब्लास्ट कर दिया। फिलहाल ये जो रास्ता है ये रिंग रोड की तरफ जाता है और रिंग रोड की तरफ जाता हुआ ये रास्ता कैसे हनुमान मंदिर के सामने से गुजरता हुआ सीधे लाल किले पहुंचता है। और ये जो दूरी है तकरीबन इस पार्किंग से लेकर और इस रास्ते को अगर आप फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट की ये दूरी है। अब सोचिए 6:22 पर उसने अपनी गाड़ी निकाली और 6:52 पर धमाका हुआ, यानी तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता उमर ने चुना। तो क्या उमर स्पॉट तय कर रहा था? क्या उमर ये देख रहा था कि किस रास्ते पर सबसे ज्यादा भीड़ है, कहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? आज इन्हीं रास्तों से होकर मैं गुजरूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर रेड लाइट के पास ये धमाका क्यों हुआ है और लाल किले वाला स्पॉट उमर ने क्यों चुना है। i20 कार को कहां लगाना है, i20 कार को कहां पर ब्लास्ट करना है, ये सब कुछ उमर इस 22 मिनट के अंतराल में सोच रहा था। इस 22 मिनट की अपनी दूरी में सोच रहा था और आखिरकार वो 22 मिनट का अपना ये सफर तय करने के बाद लाल किले के ठीक पास में पहुंच जाता है और वहां जाकर i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये जो आप एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है। अब शाम के वक्त में यहाँ और ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ये वो रेड लाइट है जहां से लेफ्ट होने के बाद उमर लाल किले के नजदीक पहुंचता है, लाल किला जाता है और फिर i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं ब्लास्ट कितना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, वो क्या सोच रहा था, ये सब कुछ आप यहाँ इस इलाके को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट अगर लेंगे तो आप रेड लाइट के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा इलाका है, ये पूरा रूट है जो उमर ने तय किया था। उमर i20 कार में था, उसके पास विस्फोटक था। अब देखिए इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए उमर यहाँ ठीक इस स्पॉट पर पहुंचा था जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी, यानी कि i20 खड़ी हुई थी। ये वो सड़क है जहां एक तरफ लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है और एक तरफ गेट नंबर 4 है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी और यहीं पर धमाका हो जाता है। अभी सड़क की जो हालत है उसे देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर धमाका हुआ था। यही वो स्पॉट है जहाँ उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी और उमर की गाड़ी में यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो सीधा रास्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधा रास्ता है जो रिंग रोड से होता हुआ लाल किले के करीब पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी इलाके को क्यों चुना गया, इस इलाके पर धमाका कैसे हुआ, तो आप ऐसे समझेंगे। मेरे ठीक सामने आपको यहाँ गेट नंबर 4, अगर मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा पाए, ये है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4। यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं। इसके ठीक सामने ये रोड है जो रेड लाइट को कनेक्ट करती है और सामने है गेट नंबर 1। लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है और इसी रोड से जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्पॉट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या इस स्पॉट की चर्चा क्यों सबसे ज्यादा की गई, या यहाँ उमर की गाड़ी में अगर धमाका हुआ तो क्या ये फिदायीन हमला पूरी तरीके से सोच समझकर रचा गया था। ये सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपको मंदिर नजर आएगा, यहाँ शाम के वक्त आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ रहती होगी। अभी भी तकरीबन 12:15 बजे का समय इस वक्त हो रहा है। आप
और यहाँ अच्छी खासी संख्या में हमें लोग नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ आपको मंदिर नजर आएगा, यानी कि मंदिर आने जाने वालों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर दिखती है। जो ई रिक्शे वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग बस पकड़ने के लिए, ई रिक्शा पकड़ने के लिए, चांदनी चौक अगर जाना है तो चांदनी चौक जाने के लिए, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से लोग ई रिक्शा पकड़ते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस रोड के राइट साइड आपको मंदिर नजर आएगा। और मेरे सहयोगी अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इस इलाके को अगर समझाएंगे, इस इलाके को अगर दिखाएंगे, तो ठीक मेरे लेफ्ट में आपको रेड फोर्ट जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक मेरे लेफ्ट में आपको रेड फोर्ट नजर आ जाएगा। तो आप सोचिए कि उमर कितना नजदीक पहुंचा था, या उमर ने इस रेड लाइट को क्यों चुना था। इस रेड लाइट पर अगर उमर था और यहाँ I-20 कार में अगर ब्लास्ट होता है तो यहाँ कितना बड़ा जो नुकसान है वो उमर ने पहुंचाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता वो 10 मिनट में तय कर सकता था, जिस रेड लाइट पर, इस जगह पर जहां उमर 10 मिनट में पहुंच सकता था, उसने 22 मिनट क्यों लगाए। वो पूरा शांतिवन रेड लाइट होते हुए, रिंग रोड होते हुए, हनुमान मंदिर होते हुए यहाँ क्यों पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उमर के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो आपने देख ही लिया। जो वीडियो उमर का सामने आया है ब्लास्ट से ठीक पहले का, उसमें उमर अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है, अपने इरादों को जाहिर कर रहा है और बता रहा है कि ये जो साजिश रची गई थी, ये साजिश कितनी भयानक थी, ये साजिश कितनी बड़ी थी, और इस साजिश को जिससे पूरी दिल्ली दहल सकती थी, इसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम जरूर कर दिया। लेकिन कुछ विस्फोटक था जो उमर के पास था, और उमर ने ठीक यहीं पर, ये रोड आप जो देख रहे हैं, ठीक यहीं पर उमर की गाड़ी I-20, चूंकि रेड लाइट है तो यहाँ उमर की गाड़ी खड़ी हुई थी और यहीं पर आकर उमर की गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये पूरी साजिश थी जो उमर और उसके साथियों के जरिए रची गई। एक अच्छा खासा ये जो रोड है, एक बार मेरे कैमरा सहयोगी पूरी रोड अगर आपको दिखा दें, यहाँ हर वक्त ट्रैफिक रहता है, यहाँ हर वक्त गाड़ियों का जमावड़ा रहता है, क्योंकि मेन रेड लाइट है। अगर आपको मेट्रो स्टेशन जाना है तो भी आपको इसी रोड पर आना होगा, आपको चांदनी चौक जाना है, आपको लाल किला जाना है, आपको गुरुद्वारा जाना है, आपको मंदिर जाना है, जैन मंदिर जाना है, गौरी शंकर मंदिर जाना है, आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना है। अमूमन लोग यही जो पूरा रास्ता है वो चुनते हैं और इसी रास्ते से होकर आते हैं। तो ये पूरी जो रोड है, यहाँ ट्रैफिक आपको एनी टाइम नजर आ जाएगा, और शाम के वक्त तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा रहता है। इसीलिए इसी स्पॉट पर उमर की गाड़ी आकर रुकती है, ट्रैफिक में रुकती है, और अचानक से जोरदार धमाका हो जाता है, और उस जोरदार धमाके में 12 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। अब एक एक आतंकी का हिसाब किया जा रहा है, एक एक आतंकी को पकड़ा जा रहा है, उनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, उनकी पूरी जो ट्रेल है, उनके जो जितने भी मददगार हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए इस रोड की अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आपको ओल्ड लाजपत राय मार्केट भी नजर आ रहा है। ये वो मार्केट है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहां लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आते हैं। और शाम का वक्त अगर है, 6:22 से लेकर 6:52 के बीच का जो समय है, शाम के वक्त में अमूमन भीड़ इस रोड पर ज्यादा होती है। इस मार्केट में मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो ये जो मार्केट में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ठीक स्पॉट से राइट अगर आप देखेंगे तो ये है ओल्ड लाजपत राय मार्केट, यानी एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब विस्फोट हुआ, जब धमाका हुआ, तो इंटेंसिटी बड़ी तेज थी। जिन लोगों ने धमाका सुना उन लोगों ने बताया कि इंटेंसिटी बड़ी तेज थी, और जो गाड़ियां इस रोड पर रही होंगी, आप सोचिए कि उमर की जो I-20 कार है, मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ, उमर की जो I-20 कार है वो इस स्पॉट पर अगर खड़ी होगी, अगर यहाँ पर I-20 कार खड़ी होगी तो उसके अगल बगल कई गाड़ियां होंगी जो रेड लाइट को क्रॉस करने के लिए खड़ी होंगी। अब उन गाड़ियों पर भी उस धमाके का असर हुआ, और यहाँ नुकसान जो है वो आम लोगों को उठाना पड़ा है। तो उमर की साजिश क्या थी और उमर किस तरीके से एक एक पहलू पर ध्यान दे रहा था। 3 घंटा अगर वो पार्किंग में खड़ा रहा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 घंटा उमर पार्किंग में खड़ा रहा, तो क्या वो किसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था? तो हाँ, वो किसी के ऑर्डर का क्या पता इंतजार कर रहा हो, जो हैंडलर्स है उनकी तरफ से ऑर्डर आया हो। और उसके बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है, हैरानी की बात यह है कि इस तरफ से उमर आता है, इस तरफ से उमर आता है,
ये पूरा रास्ता तय करके उमर आता है और यहाँ से आने के लिए उमर को 22 मिनट लगते हैं। जबकि मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाएं, अगर रेड लाइट के उस तरफ से यानी सामने की तरफ से अगर उमर आता, इस इलाके में आता, तो उसे महज 10 मिनट का वक्त लगता। लेकिन 22 मिनट का रास्ता अगर उमर ने तय किया है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमर क्या देख रहा था, किन रास्तों को चुन रहा था और जहां भीड़ ज्यादा दिखी क्या वहीं पर विस्फोट कर दिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि जसीर उर्फ दानिश की तस्वीर सामने आई है। थोड़ी देर में दानिश की कोर्ट में पेशी होगी। ड्रोन बम बनाने में दानिश मदद कर रहा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जसीर उर्फ दानिश की एक तस्वीर सामने आई है। थोड़ी देर में दानिश की कोर्ट में पेशी हो रही है, जिसको लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। कल हमने देखा था जब आमिर की पेशी की गई थी तब भी कोर्ट में जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद कर दी गई थी। और अब जब दानिश की गिरफ्तारी एनआईए की तरफ से की गई है तो उसकी भी आज कोर्ट में पेशी है। और दानिश वही शख्स है जो ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है जो दानिश की है, जो ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था, जो ड्रोन बम बनाने के लिए लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। एक एक करके एक एक नाम सामने आ रहा है, एक एक नाम उजागर हो रहा है। चाहे वो उमर की बात करें, चाहे वो मुजम्मिल की बात करें, शाहीन की बात करें, आमिर की बात करें, दानिश की बात करें, तो एक एक नाम पर इस वक्त एनआईए की पकड़ है और पता लगाया जा रहा है कि इनकी साजिश कितनी गंभीर थी। लेकिन इस बीच अभी भी मामला कितना सेंसिटिव बना हुआ है ये आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि एक तरफ दानिश की पेशी आज कोर्ट में होनी है पटियाला हाउस कोर्ट में, तो दूसरी तरफ जितनी भी निचली अदालतें दिल्ली में हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। थ्रेट कॉल्स अभी भी आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। जो सघन तलाशी अभियान है वो इस वक्त तमाम कोर्ट्स में चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है और थोड़ी देर बाद ये क्लियर होगा कि ये जो धमकी दी गई है ये धमकी कितनी गंभीर थी, इस धमकी के पीछे मंशा क्या थी। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब दिल्ली को दहलाने वाली साजिश को नाकाम कर दिया गया, जब उमर, दानिश और मुजम्मिल, शाहीन, इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पूरे नेक्सस का पर्दाफाश हो गया है। ऐसे वक्त में ये थ्रेट कॉल आई है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी पैनी नजर इस वक्त रख रही हैं। इस वक्त पूरी तरीके से आपको सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कोर्ट के आसपास नजर आ रही हैं और ये जो थ्रेट कॉल है ये कितनी गंभीर है ये लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है।